हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारे चैनल पर सीपैट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। उसमें बहुत सारे आपके सवाल आते हैं, काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि सर हमको सीपैट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सीपैट करने के लिए क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए, अगर हम सीपैट करके जाएंगे तो हम ऑपरेटर बनेंगे या ऑपरेटर के असिस्टेंट बनेंगे, आखिरकार सीपैट करके हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, हमारी सैलरी कितनी हो सकती है, हमारा पद, हमारी जो पोस्ट है वो कहाँ तक जा सकती है। ये सारी बातें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि फ्रेशर की सैलरी कितनी होने वाली है, और अगर आपकी स्किल अच्छी है तो आपकी सैलरी कहाँ तक पहुँच सकती है, स्किल अच्छी नहीं है तो आपकी सैलरी कितनी होने तक रुक जाएगी। तो ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हमारे साथ एक भाई मौजूद है, आज मैं इनका इंटरव्यू लेने वाला हूँ। इन्होंने भी सीपैट किया हुआ है और सीपैट करने के बाद 3 साल जॉब भी की है। तो इनकी लाइफ में सीपैट करने के बाद कंपनी में जाकर क्या क्या उतार चढ़ाव आए हैं, ये सारी बातें हम इनसे जानने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल फादर। तो चलिए आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, नाम क्या है आपका? सर, मेरा नाम है अवनीश कुमार हरोलिया और मैं हसनापुर डिस्ट्रिक्ट, मेरा ज़िला मेरठ, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। जब आप सीपैट करने गए थे तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी? 12th पास था मैं। सीपैट करने के लिए किसने गाइड किया था आप? एक हमारे दोस्त हैं दीपक चौहान, तो वे सीपेट कॉलेज में एक टीचर की पोस्ट पे थे। उन्होंने ही मुझे अपने पास बुलाया। उन्होंने बोला कि अवनीश, आप मेरे पास आ जाओ, एक अच्छा अवसर है और कम पैसे में आपको अच्छी नॉलेज मिल जाएगी और आपको एक प्लास्टिक इंजीनियर के तौर पे आपको हम स्किल दे देंगे और आपको इंडस्ट्रियल एरिया में भेज देंगे। आप वहाँ पे जाके जॉब करना, बहुत अच्छा कैरियर इसमें बन सकता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बात बता दूं कि कुछ चीज़ें मैं भी आपको सीपैट से रिलेटेड बताता हुआ चलूँगा, क्योंकि मैंने भी सीपैट किया हुआ है और मैंने भी जॉब की है प्लास्टिक इंडस्ट्री में। तो कुछ चीज़ें मैं अपनी साइड से बताता हुआ चलूँगा आपको। कुछ भाई से बात करेंगे, इनसे पूछेंगे, इनके बारे में पूछेंगे, इनकी जॉब के बारे में पूछेंगे, सैलरी के बारे में पूछेंगे, पोस्ट के बारे में पूछेंगे, सैलरी इंक्रीज़ होगी या नहीं होगी वो भी पूछेंगे। तो अगर मैं अपनी तरफ से कुछ बताऊँ तो आप ये मत सोचना कि मैं लिखा पढ़ा बता रहा हूँ। मैंने भी जॉब की है, मैंने भी एक्सपीरियंस लिया है प्लास्टिक इंडस्ट्री में। जब आप सीपैट करने के बाद जॉब पे गए होंगे, ज्वाइन की होगी आपने जॉब प्लास्टिक इंडस्ट्री में, तो उसके कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान भी हुए होंगे। जी, तो आप हमें बता सकते हो क्या फ़ायदे क्या नुकसान आपको हुए हैं? सबसे पहले आप फ़ायदे के बारे में बताइए। फ़ायदा तो ये हुआ कि जब एक फ्रेशर व्यक्ति इंडस्ट्रियल एरिया में जाएगा तो उसके बारे में उसे नॉलेज होगी कि वहाँ पे कैसे वर्क करना है, कैसे रहना है, डिसिप्लिन क्या चीज़ है। तो ये चीज़ हम सीखें वहाँ पे, और उससे हमें बहुत बेनिफिट हुआ कि हाँ, हम ज़िंदगी कैसे जी जाती है वो इंडस्ट्रियल एरिया जब आप जाओगे किसी भी कंपनी में तो वहीं आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी जीना बहुत कठिन होता है, पैसा कैसे कमाया जाता है। तो ये हमें खैर वहाँ पे सीख मिली है। और दूसरा फ़ायदा ये हुआ है कि पैसा भी कमा है। जब हमने वहाँ वर्क किया है तो पैसा भी मिला है। कोई भी जॉब करने के लिए जाता है या फिर बिजनेस करता है वो पैसे के लिए जाता है, पैसा भी ज़रूर कमाया होगा। और जब आदमी जॉब करने जाता है तो घर छोड़ के जाएगा। बड़ी बात। तो घर छोड़ना आसान नहीं होता। तो बाहर कैसे रहा जाता है, किराए पे, रेंट पे, और नए लोगों के बीच में कैसे रहा जाता है, ये भी हमें वहाँ पे पता चला। तो ये हमें फ़ायदा हुआ कि हम सीख पाए। अब हम कहीं भी चले जाएं, कहीं भी अकेले रह सकते हैं, अब हमें कोई दिक्कत नहीं हो। अच्छा, कोई नुकसान अगर हुआ हो आपको, नुकसान भी ज़रूर हुआ होगा, तो क्या नुकसान है, कुछ बता सकते हो आप? नुकसान कोई कंपनी के या कंपनी का एम्प्लॉय के बारे में तो कुछ नहीं है, वो तो सब फ़ायदा ही हुआ है वहाँ से। तो जो भी वो हमारी कमियाँ रही हैं, जैसे कि नाइट ड्यूटी करनी पड़ती थी, तो नाइट ड्यूटी में हमें थोड़ा दिक्कत होती थी, नाइट में जागना, क्योंकि डे में आदमी इतना नहीं सो पाता, फिर रोटेशन शिफ्ट होती है। भाई रात हमको सोने के लिए ही मिली है, हम उसमें रात में काम कर रहे हैं, तो दिन में हमारी नींद पूरी नहीं हो पाएगी। तो 15 दिन उसमें 1 हफ्ता डे होती थी, 1 हफ्ता नाइट होती थी, तो वो नाइट में नहीं झेलता था, तो उससे हमें काफ़ी दिक्कत होती थी। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमें सीखना था वो हम सीख नहीं पाए। कंपनी में हमें खैर काफ़ी सपोर्ट किया, सुपरवाइजरों ने, शिफ्ट इंचार्ज ने, वहाँ के एम्प्लॉय ने भी हमें बहुत, जो सीनियर थे हमसे, उन्होंने हमें बहुत कुछ नॉलेज उसके बारे में दी। प्रैक्टिकल जब हम करते थे, हम चलाते थे,
ऑपरेटर के तौर पे। तो बहुत कुछ हमें उन्होंने सिखाया, पर हम वो सीख नहीं पाए जो सीखना चाहिए था। आगे बढ़ने के लिए जितनी नॉलेज होनी चाहिए वो हमने नहीं ली, और फिर हम जल्दी कंपनी छोड़ के घर आ गए थे क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। वरना हम आज वहाँ पे खैर एक अच्छी खासी पोस्ट पे हो जाते, तो सुपरवाइजर तो पक्का बन जाते, क्योंकि इतनी नॉलेज हमें वहाँ होने लगी थी, पर हम जल्दी आ गए, तो ये नुकसान रहा है। खैर लॉकडाउन लगा, कोरोना की वजह से लगा, उसमें बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी गई और बहुत सारे लोगों की जो इनकम भी कम हुई है, जिनकी नौकरी लगी बंदी थी, जिनकी सैलरी आती थी, सैलरी में कटौती होके सैलरी मिली है कट करके। तो मतलब ऐसा फेस आया था वो, उसने सबको प्रभावित किया गलत वे में। किसी की नौकरी गई, किसी का रोजगार गया, बहुत सारे लोग उसमें परेशान हुए थे। तो आपको भी तब जॉब छोड़ के आना पड़ा। जी। अच्छा, जब आप जॉब करने के लिए गए थे तब आपकी सैलरी कितनी थी? यानी कि सीपैट करने के बाद जब आपका प्लेसमेंट हुआ तो ज्वाइनिंग के समय सैलरी कितनी रखी गई थी आपको? मिनिमम 15-16 हज़ार रुपये आती थी 12 घंटे का, अच्छा, क्योंकि 8 घंटे उसमें नहीं चलती थी हम लोगों की। जो कंपनी रोल पे थे उनकी 8 घंटे चलती थी, पर हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे, तो हमारी 12 घंटे चलती थी, डे भी और नाइट भी। तो 15-16 हज़ार रुपये आ जाते थे, वो PF और SI काटने के बाद। अच्छा, इन हैंड। इन हैंड। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी भाई ने बताया कि हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे। मैं मिंडा कंपनी में जॉब करने के लिए गया था। सीपैट करने के जस्ट बाद में जो मेरा प्लेसमेंट हुआ था वो मिंडा कंपनी में हुआ था गुजरात में, और वो मल्टीनेशनल कंपनी है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जाना और कंपनी रोल पे जाना बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि जो वहाँ के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते थे ना, जहाँ पे मैं काम करता था गुजरात में मिंडा कंपनी में, वो हमको सर कह के बुलाते थे। यानी कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो तो आपकी रिस्पेक्ट, मैं गलत वे में नहीं कह रहा, आप जा रहे हो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, आप मेहनत बहुत करते हो, अच्छी बात है, लेकिन जो एक रिस्पेक्ट होती है ना, वो कंपनी रोल वाले को ज्यादा मिलती है। रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलती है। भाई भी बता रहे हैं, इनको भी ऐसा फील हुआ होगा जरूर। तो कोशिश करो कि आप सीपैट करके ही जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि सीपैट करो, अगर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, आप इंजीनियर के फील्ड में जा रहे हो तो आप ITI करके भी जा सकते हो, पॉलिटेक्निक करके जाओ, यानी कि कोई ना कोई डिप्लोमा आप जरूर करके जाओ, तो आप कंपनी रोल पे जाने के आपके चांस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। अच्छा, अगले सवाल पे आते हैं। जब आपने नौकरी छोड़ी या रिजाइन किया तो तब आपकी सैलरी कितनी थी? 15-16 हज़ार रुपये आपकी ज्वाइनिंग पे थी, और जब आप रिजाइन दे के आए थे, कंपनी छोड़ के आए थे, नौकरी छोड़ के आए थे, तब आपकी सैलरी कितनी थी? थोड़े बहुत पैसे बढ़े थे उसमें, 500 हज़ार रुपये बढ़े थे, ज़्यादा नहीं बढ़ पाए। कितने साल काम करने के बाद? लगभग 2.5-3 साल काम किया मैंने। अच्छा, बस 500-600 रुपये बस? क्यों नहीं, 500 या 1000 के लगभग बढ़े थे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सैलरी कम बढ़ती है, क्योंकि जो सैलरी होती है वो गवर्नमेंट ही बढ़ाती है, तो उसी के थ्रू चलना होता है। उस टाइम नहीं बढ़ी तो ज़्यादा नहीं बढ़ पाई, जितनी बढ़ी वो मिली खैर। पर अब मिनिमम वेज तो काफ़ी चल रहा है, पहले बहुत कम था। उसके बाद भी हमें खैर ऑफर आया कि हाँ आप आ जाओ कंपनी, पर हम गए नहीं। लॉकडाउन की वजह से घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं अब वहाँ नहीं जाना है। हम नोएडा लग गए, फिर नोएडा ही काम किया हमने। तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जितनी भी आपकी सैलरी इंक्रीज हुई थी आप उससे संतुष्ट नहीं थे? हाँ, सैलरी तो कम थी, पर फिर भी हमें नॉलेज, सैलरी कम थी तो वो ठीक है, पर हमें नॉलेज, हमें ज्ञान बहुत हुआ है। स्टाफ का सपोर्ट कैसा था? स्टाफ का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा। हमारा कोई भी क्वेश्चन होता था तो हमें वे जरूर उसका जवाब देते थे और सिखाते थे। अच्छा, जब हम कोई काम नहीं करेंगे जो हमारा सीनियर बोल रहा है या हमसे कुछ नुकसान हो जाता है, डांटते भी थे? डांटना बनता है वैसे? हाँ, डांटते थे, बिल्कुल डांटते थे। अगर हमसे रिजेक्शन ज़्यादा निकलेगा या मशीन में कोई खराबी हमारी वजह से हो गई, ये जो है मशीन बंद हो जाती है ना, तो ऑपरेटर की वजह से हो जाती है बहुत बार, या उसकी क्लीनिंग अच्छी नहीं हुई है, सफाई नहीं हुई है, तो फिर जो है जो सुपरवाइजर होता है या शिफ्ट इंचार्ज होता है बोलता है, वो हर जगह सुनना पड़ता है आपको। बिल्कुल, अगर आप लापरवाही से काम करोगे ना, मतलब कि अगर आप रिजेक्शन को कंट्रोल कर सकते हो और आपने नहीं किया, क्योंकि वे भी आपके सीनियर हैं, उनको पता है कि आप कंट्रोल कर सकते थे, आप कितने भी बहाने बनाओ वो समझ जाएंगे कि आप बहाने बना रहे हो। अगर आप रिजेक्शन को कंट्रोल कर सकते हो, जो मशीन खराब हुई है वो आपकी वजह से खराब हुई है, आप उसे रोक सकते थे, आपने रोका नहीं है, तो आपको डांट मिलनी है। अगर आपका रिजेक्शन में कोई हाथ नहीं है, आप रिजेक्शन को रोक नहीं सकते थे, तो कहेंगे फिर भी आपको वो, लेकिन आप कह सकते हो कि सर ये मशीन की वजह से हुआ है, मशीन मुझ पे चलानी नहीं आती या मुझे इस चीज़ का मालूम नहीं था, फिर वो कहेंगे आपने हमें क्यों नहीं बुलाया। तो अगर रिजेक्शन आ रहा है, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आपको तुरंत अपने सीनियर को बुलाना है। अब आपके हाथ से बात सीनियर पे जा चुकी, अब वो करे ना करे वो उसकी मर्जी, फिर आप उस चीज़ से निकल चुके हो। तो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अभी आपने कुछ देर पहले बोला था कि बाहर रहना सीख जाता है इंसान, बाहर रहना
बहुत कठिन होता है। तो जब नया नया कोई स्टूडेंट सीख के मतलब कि पढ़ाई करके कंपनियों में जाता है तो उसका मन लगता है या नहीं लगता, और लगता है तो कितने टाइम बाद लग जाता है? ये व्यक्ति के ऊपर बात होती है सारी मन लगाने की। तो चलो दूसरे की बात छोड़ते हैं, आप अपना बताओ। जब आप कंपनी में गए थे, पहली कंपनी कौन से शहर में थी आपकी, कौन सी सिटी में थी? पुणे गए थे हम, जो पुणे। हमें कॉलेज ने भेजा था, हमें पुणे भेजा था। बस थोड़ा ये हुआ, कंपनी ने हमें भेजा, कॉलेज ने हमें भेजा था प्लास्टिक लाइन के लिए कह के, और किसी कारण वहाँ पे हम सीएनसी पे पहुँच गए थे, अच्छा। जबकि हमने पढ़ा इंजेक्शन मोल्डिंग था। फिर सीएनसी पे पहुँच गए, इतना पैसा हमारे पास था नहीं कि हम तुरंत चेंज कर सके जी। तो कंपनी में हमने बात की, उन्होंने बोला कुछ दिन आप कर लो, फिर आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करा देंगे। अच्छा अच्छा। तो हमने 1-2 महीना सीएनसी पे किया। तो अब जैसे तैसे टाइम काटा है उसमें। उसके बाद फिर हमने ही अपने आप कंपनी खोज ली थी, और फिर हम प्लास्टिक लाइन में ही चले गए थे, पर वहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहे। पर यह सही रहे, कोई दिक्कत नहीं। जब हम वहाँ पे ऑन रोल होने वाले थे उस टाइम पे हम आ गए थे, वरना हम ऑन रोल हो जाते वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीपैट करने के बाद ऑपरेटर बनेंगे या ऑपरेटर असिस्टेंट बनेंगे? तो सबसे पहले तो आप ऑपरेटर असिस्टेंट ही बनेंगे, क्योंकि ऑपरेटर डायरेक्ट नहीं बन सकते। क्योंकि ऑपरेटर बनने के लिए आपको पहली बात तो नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल। वो ठीक है, आप स्कूल से पढ़ के आए हो तो आपको किताबी नॉलेज है, प्रैक्टिकल नहीं है। बिल्कुल, चाहे आपको 100% भी नॉलेज है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की या जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, लेकिन वो आपकी थ्योरिकल नॉलेज है, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। वो आप थ्योरी पढ़ के आए हो, अब जाके किसी फील्ड में काम करना हाथों से, वो अलग बात हो गई। मुंह से रटना, दिमाग में रखना, वो अलग बात हो गई। तो भाई यही कह रहे हैं कि अगर आपको नॉलेज है, उतनी नॉलेज नहीं है, जब फ्रेशर आप जाते हो तो नॉलेज नहीं है, तो आप असिस्टेंट ही बनोगे जी। अगर ऑपरेटर बनना हो तो कितनी नॉलेज ज़रूरी है? मतलब कि कोई मशीन है, उसमें 100% है कुछ चीज़, तो उसे कितने % सीखने के बाद आप ऑपरेटर बन सकते हैं? आपको ज़्यादा नहीं तो कम से कम 60-70-80% तो सीखना पड़ेगा, और वो सीख जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर सीखने वाला हो तो सीख जाता है। सीखने वाला हो तो सीख जाता है। अब कोई सीखना ही ना चाहे, सिर्फ उसको गेट ही खोलना है, गेट खोलना है, प्रोडक्ट निकालना है, गेट खोलना है प्रोडक्ट, तो वो तो फिर कोई भी कर लेगा, नौकर, लेबर बन के रह जाएगा, बस लेबर ही बनना है। बिल्कुल। और अगर आपको फिर जब आप पढ़ के आए हो, आपको किताबी ज्ञान है, तो आप फिर उसके बारे में जानिए, पहचानिए उसको, हर चीज़ को, उसके हर पार्ट के बारे में नॉलेज लीजिए। कोई नॉलेज अगर आपको समझ में नहीं आ रही, मशीन के बारे में कोई बात समझ में नहीं आ रही, कोई पार्ट समझ में नहीं आ रहा, अपने सीनियर से पूछो। बिल्कुल पूछ सकते हैं सीनियर से, अगर सीनियर ना बताए तो उसके भी सीनियर से पूछो। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा नहीं होता है कि आपको सीनियर ना ही बताए, एक आध 100 में से मिल जाए तो अलग चीज़ है, वरना आप किसी से पूछेंगे वो आपको जरूर बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसे नॉलेज होगी तो वो आपको जरूर बता देगा, और अगर उसको नॉलेज उसको ही नहीं है तो फिर नहीं बताएगा। और आपने नॉलेज की बात करी कि नॉलेज है तो बताएगा। जो आपसे, जो आपको बता रहा है, आप कोई चीज़ पूछ रहे हो, वो उसका जवाब उसने दे दिया, तो उसको क्रॉस चेक भी करो कि वो सही बताया उसने या नहीं बताया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला आपको आंसर करता है सवाल का, उसको भी पता नहीं होता, लेकिन वो ये दिखाना चाहता है कि मेरे को मालूम है। वो ये नहीं दिखाना चाहता कि मेरे को मालूम नहीं है, वो चुप रह गया। वो ये दिखाना चाहता है कि मेरे को मालूम है, मैं किसी भी तरीके से कुछ भी कह के इसे आंसर कर दूं, चाहे वो गलत हो या सही हो। तो कोई अगर सीनियर आपको कोई चीज़ बताता है आपके सवाल के बदले में, तो उसे क्रॉस चेक जरूर करो कि वो सही बता रहा है या गलत बता रहा है। क्योंकि अगर उसने गलत बता दिया, आपने अंधविश्वास कर लिया, तो आप गलत वे में चले जाओगे, सही वे में कभी नहीं जा सकते। तो अगले सवाल पे चलते हैं। जो आज के स्टूडेंट हैं, जो 8th क्लास कर रहे हैं या 10th या 12th कर रहे हैं, या फिर कोई ग्रेजुएशन भी की हुई है किसी ने, तो उनको सीपैट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ, अगर उनको इंजीनियर बनना है तो सीपेट करना चाहिए, और एक ये अच्छा ऑप्शन है, प्लास्टिक फील्ड का इंजीनियर। हाँ, अगर आपको प्लास्टिक इंजीनियर आपको बनना है, प्लास्टिक लाइन में जाना है, तो अच्छा कैरियर है इसमें, ऐसी बात नहीं है, आप कैरियर बना सकते हो अगर बनाने वाले हो। और एक तो ये है, आपको इंजीनियर ही बनना है तो फिर आप लॉन्ग टर्म कीजिए इसमें, क्योंकि इसमें 2 कोर्स होते हैं, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म। और आपको पैसा कमाना है, कुछ दिन पैसा कमा के घर आना है, तो आप शॉर्ट टर्म कर लो, वो 3 महीने 6 महीने का कोर्स होता है, पैसा कमाओ घर आ जाओ। पर अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप वो, इसमें कोर्स होते हैं 1 साल 2 साल 3 साल के, आप वे कीजिए, और बहुत अच्छे आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं। बिल्कुल। तो आपने लॉन्ग टर्म कोर्स किया है या फिर शॉर्ट टर्म कोर्स? मैंने शॉर्ट टर्म किया था। शॉर्ट टर्म किया है। तो शॉर्ट टर्म की कितनी फीस होती है वहाँ पे? क्या क्या आपको सुविधाएं मिलती है? कोई हॉस्टल वगैरह वहाँ पे है या नहीं है, आप बता सकते हो? शॉर्ट टर्म हमारा तो स्किल इंडिया की तरफ से हुआ था,
अच्छा। तो स्किल इंडिया भारत सरकार की एक योजना है, तो उसके द्वारा ही हमने कोर्स किया था 6 मंथ का जी। और वहाँ पे रहना खाना सब कुछ फ्री था। रहना खाना सब कुछ फ्री? सब कुछ फ्री। हॉस्टल? हाँ, जो हॉस्टल में रहते थे। तो कहने का मतलब ये है कि आपका कोई खर्च वहाँ पे कोई खर्च नहीं हुआ। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपने 8th क्लास 10th क्लास या 12th क्लास भी की हुई है या ग्रेजुएशन भी किया हुआ है, आप लॉन्ग टर्म कोर्स नहीं करना चाहते, ज़्यादा समय वहाँ पर नहीं देना चाहते, अभी फीस के बारे में पूछेंगे कि लॉन्ग टर्म की कोई फीस होती है या वो भी निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है या नहीं है। तो अगर आप डिग्री करने के बाद भी अगर आप शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहते हो तो वो फ्री में होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। वो अलग बात है कि आप कॉलेज तक जाओगे, कॉलेज से वापस आओगे कभी घर पे, उसका किराया वो आपको देना पड़ेगा। कोई रात को रहने के लिए चादर वगैरह, कंबल वगैरह कोई चाहिए तो वो आपको खुद को लेके जाना पड़ेगा। बेड वगैरह आपको वहीं पे मिल जाएगा, गद्दा आपको वहीं पे मिल जाएगा, पंखा लगा होता है। क्योंकि मैंने सीपैट किया हुआ है, मैं फिर से इसलिए नॉलेज आपको अपनी तरफ से देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सीपैट किया हुआ है। वहाँ पे कमरे बने हुए हैं, एक कमरे में 3 बेड पड़े होते हैं, कोई छोटा कमरा है तो 2 बेड पड़े होते हैं, तीनों बेड के लिए पंखे अलग अलग होते हैं। तो आप वहाँ पर 3 स्टूडेंट एक रूम में रह सकते हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, लॉन्ग टर्म के बारे में आते हैं बात। लॉन्ग टर्म भी फ्री ऑफ कॉस्ट है या लॉन्ग टर्म की कोई फीस होती है? कोई फीस होती है। फीस होती है। वो कोर्स के ऊपर डिपेंड करती है आप तो उसमें सीपेट में कौन सी ट्रेड ले रहे हो। उसमें भी बहुत सारी ट्रेड है, तो आप जो उनसे भी चाहोगे तो अलग अलग फीस है उनकी, अलग अलग ईयर का है, अलग अलग समय लगता है। पर यह अच्छी लाइन है, आप जरूर कीजिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो 10th 12th किए हुए हैं ये जरूर इस लाइन में जाएं और अपना करियर बनाएं। और शॉर्ट टर्म भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म एक अच्छा ऑप्शन है, बिल्कुल। और शॉर्ट टर्म से भी आप ऊपर बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म करके ही इंजीनियर बनेंगे अच्छे वाले, आप शॉर्ट टर्म से भी कर सकते हैं। बात फिर वही आती है स्किल पे, एक्सपीरियंस पे। आपके पास आप स्किल कैसे ग्रहण कर रहे हो? बिल्कुल। आप नॉलेज लेके चले गए, आपको टीचर ने अच्छी नॉलेज दे दी, आपने किताब में अच्छा पढ़ लिया, आप कंपनी में जाके क्या सीख रहे हो, आपने कंपनी के अंदर कितना सीखा, वहाँ वो आपको ऊपर लेके जाता है। वहाँ आपको अपनी स्किल दिखानी पड़ती है। कुछ सीखा है, पीएलसी वगैरह कुछ सीखे नहीं? आपको मशीन पे अपनी स्किल दिखाओ, आपको वही शॉर्ट टर्म कोर्स ऊपर लेके चला जाएगा। आपको वो सुपरवाइजर बनाएगा, शिपिंग इंचार्ज बनाएगा, मैनेजर बनाएगा, एचओडी बनाएगा, वही बनाएगा आपको, पर वही मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, तो सीपैट करने के लिए कोई एज मायने रखती है? नहीं, कितनी एज से ऊपर या कितनी एज से नीचे, या कोई एज लिमिट नहीं है? ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, मुझे तो लगता है कोई एज लिमिट शायद नहीं है उसमें। मैंने भी पढ़ा था कहीं कि पहले तो 18 साल से 45 साल तक की एज लिमिट थी, लेकिन 2 साल पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिमिट ख़त्म कर दी है, गवर्नमेंट ने लिमिट ख़त्म कर दिया। वो मैंने आर्टिकल में पढ़ा था, उसे कंफर्म करना है। एक बार कंफर्म करके मैं या तो स्टूडेंट को किसी पोस्ट में डाल दूंगा या फिर किसी कोई नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा तो उस नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कोई एज लिमिट है या नहीं है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ अवनीश जी, इनका आज मैंने इंटरव्यू लिया है, कुछ सीपैट के बारे में पूछा है इनसे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई आपका क्वेश्चन रह गया हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट इंटरव्यू मैं किसका लूँ, दीपक सर का लूँ या फिर कोई स्टूडेंट लेके आऊँ सीपैट वाला ही, जो सीपैट करने के बाद जॉब कर रहा है वो स्टूडेंट लेके आऊँ, या दीपक सर जो टीचर हैं, जो लेक्चरर हैं, सीपैट मुरथल में है इस टाइम, वो वहाँ पे लेक्चर देते हैं, उनका इंटरव्यू लूँ, तो मुझे आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपने आसपास सफाई रखिए, अपनी केयर कीजिए, अपनी फैमिली की केयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्ते।